नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। विक्रम संवत 2073 के पहले दिन और नवरात्रि पर्व की शुरुआत पर चुनावी गहमा गहमी और बढ़ गई, जब दिन भर रैलियों का सिलसिला चलता रहा। आज प्रधानमंत्री ने जहां असम में धुआंधार रैलियां कर असम की बदहाली को लेकर मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और असम सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखा, तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने केंद्र की सरकार को घेरा। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया और आसनसोल का रुख किया, क्योंकि वहीं उन्हें बीजेपी से सबसे ज्यादा खतरा नजर आता है। तो तमाम चुनावी खबरों और विश्लेषण के साथ हम हाजिर हैं। आइए सबसे पहले नजर डालें अभी तक की सुर्खियों पर। असम में दूसरे दौर के चुनाव प्रचार में जुटे दिग्गज। प्रधानमंत्री मोदी सहित कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने की चुनावी रैलियां। तमिलनाडु में मुख्य चुनाव आयुक्त ने तैयारियों का लिया जायजा। चुनाव में धन बल के इस्तेमाल पर आयोग सख्त। राज्य में तैनात होंगे खास केंद्रीय पर्यवेक्षक। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया नामांकन दाखिल। कांग्रेस प्रत्याशी दीपा दास मुंशी और भाजपा उम्मीदवार चंद्र बोस ने भी भरा पर्चा। केरल भाजपा ने जारी की 23 उम्मीदवारों की लिस्ट। जाने मानी आदिवासी नेता सीके जानू भी होंगी एनडीए की प्रत्याशी। असम चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार राज्य में रैलियां की और गोगोई सरकार पर एक के बाद एक कई सवाल खड़े किए। साथ ही भाजपा को सत्ता में लाने की जनता से अपील भी की। असम में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने के कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में धुआंधार 4 रैलियों को संबोधित किया। सबसे पहले असम के राह के इसी मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने गोगोई सरकार के भ्रष्टाचार और उनकी विफलताओं को जमकर कोसा। प्रचार की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री के निशाने पर थे गोगोई सरकार। प्रधानमंत्री ने रैली में सारदा घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि न सिर्फ बंगाल बल्कि असम, ओडिशा और बिहार में भी सारदा घोटाले के कारण गरीबों का पैसा लूटा गया। उन्होंने करारा तंज कसा कि कांग्रेस ने पूरे असम को ही बीपीएल बना डाला। हिंदुस्तान में हर राज्य में गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले मेरे भाई बहन हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा राज्य बीपीएल हो जाए, ये तो सिर्फ आसाम में ही नजर आता है। पूरा राज्य गरीबी की रेखा के नीचे ला करके इन्होंने खड़ा कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री असम के रंगिया में भी कांग्रेस पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस का सफाया होना निश्चित है। आसाम का नौजवान अब कांग्रेस को सजा देने का मिजाज लेकर के चुनाव में, वो सिर्फ कांग्रेस को पराजित देखना नहीं चाहता है, वो कांग्रेस के सुपड़े साफ करना चाहता है। इसके बाद प्रधानमंत्री असम के सरबोग पहुंचे। अब की बार उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि असम के विकास से बेफिक्र प्रदेश सरकार अपने परिजनों की परवाह में मशगूल है। मैडम सोनिया जी ने ये तरुण गोगोई जी को फिर से उम्मीदवार के रूप में क्यों घोषित किया है? इसलिए नहीं कि उन्होंने आसाम का भला किया है, इसलिए कि उन्होंने परिवार की भक्ति बराबर की है। और इसी के लिए आसाम का भला हो या ना हो, लेकिन तरुण गोगोई को तोहफा दे दो, क्योंकि तुम मेरी संभालो मैं तुम्हारी संभालू, यही कारोबार चला है भाई। और इसके बाद प्रधानमंत्री असम दौरे के अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचे, जहां उन्होंने गुवाहाटी में जनता से सीधा संवाद करते हुए कहा कि ये चुनाव असम का भाग्य तय करेगा। इस चुनाव में आप जब बटन दबाओगे तब आपकी उंगली आपका भविष्य तय करने वाली है। आपको निर्णय करना है कि असम के युवकों का क्या होगा। आपको निर्णय करना है असम की माताओं बहनों की सुरक्षा का क्या होगा। आपको निर्णय करना है कि हमारा असम
प्रगति की किन ऊंचाइयों को प्राप्त करे। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की बढ़त को बताते हुए जनता से बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाने की बात की, तो वहीं पर तरुण गोगोई से उनके 15 साल के राज में किए गए कार्यों का भी हिसाब मांगा। अपने कैमरामैन अच्युतानंद साहू के साथ विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, असम। आज इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मशहूर कामाख्या देवी शक्तिपीठ में दर्शन किए। प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे मंदिर पहुंच गए और पूरे विधि विधान के साथ देवी कामाख्या की पूजा अर्चना की। उन्होंने करीब आधा घंटे का समय मंदिर के भीतर गुजारा। प्रधानमंत्री नवरात्र में 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल भी शामिल थे। दूसरे चरण के लिए मतदान यहां पर 11 अप्रैल को होने वाला है। इधर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने असम के कमालपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य के लोगों की आय 5 गुना बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी ने 4 लाख रोजगार दिलवाए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले, अस्पताल खोले, आमदनी बढ़ाई। पहले आमदनी 6,000 रुपए होती थी, आज आमदनी असम में 24,000 रुपए हो गई है और आपको भी ये पूरा फायदा मिला है। तो जैसे जैसे दूसरा चरण नजदीक आ रहा है, जाहिर है धुआंधार रैलियों का इस समय सिलसिला चल रहा है असम में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जनादेश में। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। जब अपने गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली 12मासी पक्की संपर्क सड़क नहीं थी तो हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ भी था और जिंदगी में बहुत सी समस्याएं भी थी। हाँ, पर जब से अपने गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनी है, हमारा गांव खूब तरक्की कर रहा है। समस्याएं भी सिमट गई, दूरियां भी मिट गई, तरक्की से जुड़ी सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। गांव-गांव का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 9 अप्रैल 1965 सीआरपीएफ के 200 जवानों की एक टुकड़ी ने 3500 सैनिकों की एक पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड के दांत खट्टे कर उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ये अतुलनीय गाथा आज भी हमें देश सेवा के प्रति पुनः संकल्पित होने के लिए प्रेरित करती है। आइए इस वर्ष 9 अप्रैल को साथ मिलकर नमन करें सीआरपीएफ के इन वीरों को। तो असम में दूसरे चरण में 61 सीटों पर होने वाले चुनाव में कहां पर किसका प्रभाव है और कहां लग रही है सेंध, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आइए डाल लेते हैं एक नजर बनते बिगड़ते चांसेस पर। दूसरे चरण में होने वाला मतदान असम विधानसभा में संख्या बल के लिहाज से जरूरी है। इसमें 61 सीटों पर मतदान होना है और यही वो सीटें हैं जो तय करेंगी कि राज्य में सत्ता की कमान किस पार्टी और किस चेहरे को मिलेगी। धुबरी, नलबाड़ी, कोकराझार, बोंगईगांव, गोलपाड़ा, कामरूप कुछ ऐसे मिले जुले इलाके हैं जिन पर बोडो पीपुल्स और AIUDF दोनों का ही असर है। इन्हीं इलाकों में असमिया बनाम अवैध घुसपैठ का मामला भी काफी चर्चित रहता है। साथ ही असमिया भाषी अल्पसंख्यक बनाम बांग्ला भाषी यानी असमिया पहचान का मुद्दा लगातार राजनीतिक मैदान में मायने रखता है। AIUDF ने पिछले विधानसभा चुनाव में यहां सेंध लगाई थी और 17 सीटों पर कब्जा जमाया। बोडो पीपुल्स को 9 सीटें और असम गण परिषद को 5 सीटें मिली थीं और भाजपा को 3। कांग्रेस ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी। चिंता
अब कांग्रेस के पाले में है। पिछले विधानसभा में बदरुद्दीन अजमल सेंध लगाने में कामयाब रहे थे। ऐसे में कांग्रेस को अजमल की बढ़ती राजनीतिक जमीन से लड़ना है, तो वहीं गठबंधन कर चुनावी मैदान में कूदी भाजपा की उभरती हुई ताकत से भी। जो अब बोले कि ये नलबारी में या रंगिया में, कमलपुर या गुवाहाटी में है, उसमें तो बीजेपी का संगठन बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें जो कांग्रेस का जो 15 वर्ष शासन किया है उसने, तो उसमें थोड़ा पाकिस्तान विरोधी हो जो हम बोलते हैं, उस थोड़ा आगे है इधर में। उसमें सीट मिलेगा बीजेपी को ज़्यादा सीट मिलने का, जो पहले जो सीट मिला उसके ज़्यादा सीट मिलने का आशंका है। लेकिन इसमें कांग्रेस और बीजेपी का ये दोनों का ही तो फाइट चलेगा इधर में। अधिकांश सीटों पर अल्पसंख्यक मुस्लिम ही निर्णायक हैं। इन्हें पहले कांग्रेस अपना वोट मानती थी, लेकिन अब AIUDF भी है। दूसरी ओर असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स के साथ भाजपा भी है, जिन्हें असमिया लोगों और असमिया अल्पसंख्यकों का हितैषी माना जाता है। दिलचस्प चुनावी समीकरण में जीत की उम्मीद सभी राजनीतिक दलों को है। बड़े राजनीतिक दलों ने छोटे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया है, लेकिन जिनसे गठबंधन नहीं हो पाया है उनके खिलाफ ताल ठोक कर मैदान में है। अब देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। कैमरामैन अच्युतानंद साहू के साथ विक्रमजीत सिंह, DD न्यूज, असम। जाहिर है जनता किसे चुनेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सीधे चलेंगे हमारे दो संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। असम से विक्रमजीत सिंह हमारे साथ हैं और मंजीत हैं हमारे साथ पश्चिम बंगाल में आसनसोल से। दोनों का स्वागत है। सबसे पहले विक्रम, क्योंकि असम की बात हम कर रहे हैं, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री ने कई धुआंधार रैलियां की, जैसे पश्चिम बंगाल में कल उन्होंने की थी। क्या कुछ खास मैसेज, संदेश देने की उन्होंने कोशिश की अपने चिरपरिचित अंदाज में? जी, स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से पहले चरण का मतदान बहुत ज़्यादा हुआ है तो उससे बीजेपी काफ़ी उत्साहित है। और कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार की आज चारों रैलियां रही हैं, तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये जोर दिया गया रैलियों में कि अगर मैंडेट, वो दावा कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन जो मैंडेट होगा वो पूर्ण बहुमत का हो। तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से केंद्र में पुरानी जो सरकारें रही हैं जो पूर्ण बहुमत की नहीं हुई है, तो कैसी ढिलमुल सरकारें रही हैं, निर्णय लेने में कठिनाई हुई है, तो तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ साथ उन्होंने विकास की बात की, जो कि हमेशा वो करते हैं। उन्होंने कहा कि विकास ही उनका एजेंडा है, विकास, तेज गति से विकास और चारों तरफ विकास। और इसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष, जो माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया, क्योंकि जो 15 साल का कांग्रेस का यहाँ पर शासन रहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो केंद्र की सरकार पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो 15 साल का यहाँ पर कांग्रेस का शासन रहा है उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बात नहीं की जा रही है, कांग्रेस उसका हिसाब नहीं दे रही है। हालांकि कांग्रेस को उसका हिसाब देना चाहिए। तरुण गोगोई ने 15 साल असम में किया क्या है उसके बारे में जनता को बताना चाहिए। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो प्रधानमंत्री की तरफ से इन आज चारों रैलियों में रखे गए। क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला भी प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में उठाया? जी बिल्कुल उठाया था। उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ है उसको रोका जाएगा, उसके लिए फेंसिंग की जाएगी, जो बॉर्डर है उसको सील किया जाएगा, क्योंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है ये बीजेपी का बहुत पुराना मुद्दा है असम के अंदर, और बीजेपी लगातार इसको उठाती रही। असम गण परिषद जो उनके जो सहयोगी दल है उसका भी ये पुराना काफ़ी मुद्दा है। तो स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो ये मुद्दा उन्होंने आज जो है रंगिया की रैली में ये मुद्दा उठाया था। जी विक्रम, ये बताइए कि जो AIUDF है और उसके जो नेता है बदरुद्दीन अजमल, उनकी जो सांप्रदायिक राजनीति है, पिछली बार जिस प्रकार का उनका प्रदर्शन रहा था, उनको उम्मीद है कि इस बार उनसे अच्छा होगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जो विघटनकारी जो ये ताकतें होती हैं, जो समाज को बांटने की कोशिश करती हैं, उनका कितना वर्चस्व नजर आ रहा है इन चुनावों में? देखिए, जिस प्रकार से 2006 में AIUDF का बनी थी, उसके बाद से अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2011 में इन्होंने 17 सीटें जीती थी, और उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में कुल जो असम की 14 लोकसभा सीटें हैं उसमें से 3 लोकसभा सीटें इनके पास थी। कांग्रेस ने भी 3 लोकसभा सीटें जीती थी, इन्होंने भी 3 लोकसभा सीटें जीती, 7 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थी, 1 निर्दलीय के हिस्से में आई थी। तो कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से इनका लगातार वर्चस्व बढ़ रहा
रहा है या बरपेटा, धुबरी, बोंगई गांव या फिर ग्वालपाड़ा, ये तमाम जो जिलों में ये लगातार अपना वर्चस्व फैला रहे हैं या बात कर रहे हैं लगातार इस बात को लेकर कि जो सरकारें होंगी वो इनके बगैर नहीं बनेगी। तो स्वाभाविक है कि जो अगर 2011 के आंकड़े की बात की जाए तो यही वो इलाका था जहां कांग्रेस ने 24 सीटें जीती थी और यही 61 सीटों में से 17 सीटें जो है ईआईडीएफ के हिस्से में आई थी। जी तो मामला जो है इस इलाके में कांग्रेस और ईआईडीएफ की कांटे की टक्कर है। जी हाँ, लेकिन जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि किंग मेकर की भूमिका में किसी को ना लाएं, पूर्ण बहुमत दें, इसकी भी एक अपील आज प्रधानमंत्री ने की है। बात करें असम की, तो असम में अल्पसंख्यकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। राजनीति की बात करें तो वो भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कभी कोई पार्टी उन्हें अपना हमदर्द बताती है तो कभी कोई। लेकिन असम के अल्पसंख्यक जानते हैं कि हकीकत क्या है। कांग्रेस के 15 साल के लुभावने वादों के बावजूद उनके जिंदगी में बदलाव नजर नहीं आता। उनकी कहानी उन्हीं की जबानी। ये है मतियूर रहमान। गुवाहाटी से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर रहने वाले रहमान ग्रेजुएट होने के बावजूद मात्र 1500 रुपए महीने पर काम करने के लिए मजबूर हैं। ये बताते हैं कि 2 बच्चों के साथ 1500 में घर चलाना मुश्किल है, लेकिन मजबूर हैं क्योंकि इनके पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं स्कूल में जाता हूँ, एक प्राइवेट स्कूल का, तो वहाँ मुझे 1500 रुपया महीना दिया जाता है। क्या आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं सर? जहाँ पर दाल का किलो 200 रुपया है, मैं 1500 रुपये में महीना इनकम करूँ और मेरा फैमिली में मैं हूँ, मेरे वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं उनको कैसे पाल पोसूंगा? तो ये बताते हैं कि प्रदेश में अल्पसंख्यक लोगों के लिए अवसर कम होने की वजह से दूसरे प्रदेशों की ओर जा रहे हैं, लेकिन सभी की तरह इनकी भी इच्छा है कि अपने ही राज्य में इन्हें अच्छा रोजगार मिले। 5000 रुपये के लिए लोग केरला जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, सिर्फ 5000 के लिए। मैं वहाँ जाने वाले मेरे गांव का ही 2-3 लड़का है, तो मैं पूछता हूँ कि वहाँ क्या फैसिलिटी दिया जाता है। बोलते हैं रहने के लिए हमको एक मकान दिया जाता है, एक मकान में हम 4-5 आदमी रहते, खाने के लिए कुछ पैसे देते और तनख्वाह कितना रहता है? बोले 5000 रुपये देते। तो आप सोच लीजिए 5000 के लिए यहाँ से लोग वहाँ जा रहे, वही 5000 रुपये अगर असम में हमारे अगल बगल में वो फैसिलिटी हो जाता तो वही बच्चे यहीं पे रहते और खर्चा भी कम हो जाता है उन लोगों का, वो 5000 रुपये में गुजर बसर कर लेते। जानकारों की माने तो असम अल्पसंख्यक युवाओं का एक बड़ा वर्ग तो शिक्षित नहीं है और जो शिक्षित हैं उनके पास रोजगार नहीं है, लेकिन बेहतर जिंदगी की आस उन्होंने छोड़ी नहीं है। ये इंतजार कर रहे हैं एक आदत मौके की। असम में एक बार फिर चुनाव है और इनके साथ इस बार फिर बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव के बाद ये वादे पूरे हो पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अच्युतानंद साहू के साथ विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, असम। जी हाँ, चुनावों के मौसम में जरूर वादे किए जाते हैं विभिन्न पार्टियों के द्वारा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जनादेश में तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। देखना कितना मजेदार वीडियो है। अबे रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत। मुबारक हो, पोती हुई है। दादाजी, घर का मुखिया होने के नाते अब आप पंचायत जाइए और जन्म का पंजीकरण कराइए। ये 21 दिन के भीतर कराना कानूनन जरूरी है। हाँ, जन्म का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जरूर हासिल कीजिए, ये हर जगह काम आता है। एक रिश्ता है, प्यारा बंधन है, ये जीवन हो रोशन, ये फर्ज निभाना है। जन्म का पंजीकरण हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है।
जनादेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक हाई प्रोफाइल सीट है। वजह है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आज मुख्यमंत्री ने इस सीट से अपना नामांकन भरा और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किए। राज्य की सभी सीटों से वही चुनाव लड़ रही हैं और इसी नाम पर वोट मांग रही टीएमसी सुप्रीमो ने कोलकाता में भवानीपुर से नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। लेकिन पूरे बंगाल में एक तरफ बीजेपी के बढ़ते जनाधार तो दूसरी तरफ कांग्रेस वाम गठजोड़ से जूझ रही ममता के लिए भवानीपुर में भी जबरदस्त चुनौती है। यहां से बीजेपी के टिकट पर चंद्र कुमार बोस ने तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से दीपा दासमुंशी ने कड़ी चुनौती दी है। तुम पीने का पानी नहीं दिया, अब तुम आके इलेक्शन का टाइम में वोट मांगते हो और बड़ा बड़ा बात करते हो और दूसरी 2 नंबर ही नहीं चलेगा। एक बात करो, सीधा साधा बात करो, जो सोच है वो बात करो। मेरे को कुछ नहीं है। ममता चोर है, तुम क्या है? तुम हमको चोर बनाते हो, तुम क्या हो? सीपीएम तुम कहाँ हो? ममता ने नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद सीधे आसनसोल का रुख किया, जहां रोड शो करके वह अपने उस बिखरते वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश में लगी, जहां बीजेपी अपनी जीत दर्ज करने के लिए बेहद आक्रामक है और जहां प्रधानमंत्री ने तृणमूल के शासन पर जोरदार हमले किए। ये टीएमसी का सीधा सीधा अर्थ 5 साल में निकल आया है कि टी का मतलब टेरर, एम का मतलब मौत, सी का मतलब करप्शन। आप तय कीजिए, आपको टेरर, मौत और करप्शन से बंगाल को बचाना है कि नहीं बचाना। चुनाव के पहले दौर के दूसरे भाग की वोटिंग 11 अप्रैल को है और इसमें बीजेपी के कारगिल हीरो कर्नल दीप्तांशु चौधरी, राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, तृणमूल की तरफ से मंत्री मलय घटक और बंगाल फिल्मों के हीरो सोहम, सीपीएम के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत मिश्रा जैसे दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। इस दौर में वर्धमान जिले की 9, पश्चिम मेदिनीपुर की 13 और बांकुड़ा की 9 सीटों पर वोटिंग होगी। कोलकाता में अपना पर्चा दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी फिर से अपनी रैलियों में जुट गई और कभी आक्रामक होकर के तो कभी भावुक अपील उन्होंने जनता से की। जाहिर है आसनसोल के मैदान में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में है और इसके लिए ममता बनर्जी के भाषण में भी जो सीधा हमला रहा वो सीधे बीजेपी पर रहा। कैमरामैन सत्यप्रकाश दुबे के साथ मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज, आसनसोल। चलिए सीधे मंजीत के पास ही चलते हैं। मंजीत, आज भवानीपुर में पर्चा तो दाखिल कर दिया ममता बनर्जी ने, लेकिन किस तरह की चुनौतियां उनके सामने पेश आ रही हैं, किस तरह की मुश्किलें उनकी अपनी ही जमीन पर उनके सामने नजर आ रही हैं? देखिए नीलम, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनौती है एक तो भवानीपुर में भी है कि चंद्र कुमार बोस भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हैं और सुभाष चंद्र बोस के पोते हैं, तो एक बड़ा नाम है। दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से भी एक दिग्गज दीपा दासमुंशी ने इन्हें चुनौती दी है, तो अपने घर में तो एक चुनौती है ही। लेकिन जहां अभी मैं खड़ा हूं आसनसोल में प्रधानमंत्री की रैली कल हुई थी और एक बहुत बड़ी भीड़ वहां पर उनको सुनने के लिए आई थी और जिस तरह प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर हमला किया, जिस तरह उन्हें उनके जो तृणमूल कार्यकर्ताओं कथित गुंडागर्दी पर आक्षेप किए, उससे आज जो यहां पर रोड शो होने वाला था उस रोड शो को जनसभा में बदला गया और जनसभा में बहुत आक्रामक नजर आए। यहीं पर आसनसोल के कुल्टी में नीलम कल ही हम लोगों ने बात की थी कि ममता बनर्जी ने परसों माफी मांगी थी, वोटरों से कहा था कि एक बार और मौका दीजिए। आज काफी आक्रामक नजर आई और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमले किए। तो निश्चित रूप से यह संकेत जाता है कि ये जो इलाका है जहां पर मिक्स्ड पॉपुलेशन है, जहां की डेमोग्राफी थोड़ी चेंज हुई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी चुनौती के रूप में ममता बनर्जी के सामने है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत और विक्रम, आपका भी असम से हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम तमिलनाडु के भी दौरे पर है। चुनाव आयोग की टीम ने तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। We have reviewed with all the district authorities. This time adequate number of central paramilitary forces will arrive in the state for area domination, route marches, confidence building measures and surveillance of vulnerable locations. The state will have coverage of more than 30,000 polling stations by webcasting. और ये अब देखते हैं चुनावी सरगर्मी से भरी हुई 10 बड़ी खबरें।
विधानसभा चुनाव के लिए असम और पश्चिम बंगाल में प्रचार जोरों पर। असम में प्रधानमंत्री ने राहा, रंगिया, सरभोग और गुवाहाटी में की रैलियां। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रह्मपुत्र नदी होने के बावजूद असम में पीने का पानी नहीं, विकास के लिए मांगी वोट। जनता से की बहुमत देने की अपील। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आसनसोल में की चुनाव रैली, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कमलपुर में जनसभा को किया संबोधित। गोगोई सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा अगर सत्ता में आए तो 10 लाख लोगों को देंगे रोजगार। असम में दूसरे दौर के चुनाव में 125 करोड़पति उम्मीदवार चुनावी मैदान में। करोड़पति उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा तादाद कांग्रेस के उम्मीदवारों की। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट के लिए ममता बनर्जी, बीजेपी उम्मीदवार चंद्र कुमार बोस और कांग्रेस की दीपा दास मुंशी ने भरा पर्चा। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी, चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति और ओम प्रकाश रावत ने किया तमिलनाडु का दौरा, लिया चुनाव की तैयारियों का जायजा। भाजपा ने केरल चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की घोषणा की। केरला कांग्रेस मानी ने भी 16 मई को होने वाले केरल चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की घोषणा की। आदिवासी नेता सीके जानू एनडीए से लड़ेंगी चुनाव, राज्य में भाजपा अध्यक्ष कुम्मानाम राजशेखरन ने की घोषणा। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव प्रचार तेज, बांकुड़ा में घर घर जाकर उम्मीदवार मांग रहे हैं वोट। तो जनादेश के आज के अंक में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर अभी जारी रहेगा। नमस्कार।